Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I am going to make the first video for class 9th and today's topic is the French Revolution of the subject history. The French Revolution, the most popular revolution in the world. इस रिवॉल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटीज़ के आइडियाज़ हमें मिले थे. तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं डेट दी होगी 14 जुलाई 1789. ऑन दैट डे एक र्यूमर फैली थी फ्रांस में कि फ्रांस का जो शहर था एक पेरिस, वहां पर कि किंग ने ऑर्डर दिया है अपनी सेना को कि वो शूट आउट कर दे. तो जब ये अफवाह फैली तो यहां की लोगों ने इसका विद्रोह किया और करीबन 7,000 मैन ने अपनी एक मिलिटिया बनाई और डिसाइड किया कि हम रिवॉल्यूशन करेंगे, विद्रोह करेंगे इसका. और वो सारे लोग मिलकर सबसे पहले बेस्टाइल गए. बेस्टाइल इसीलिए गए थे क्योंकि बेस्टाइल एक ऐसी जगह थी जो राजा के डेस्पोटिक पावर के लिए जानी जाती थी. डेस्पोटिक पावर के लिए यहां पर एक प्रिजन थी. सबसे पहले उस प्रिजन को तहस नहस किया इन्होंने. वहां के गार्ड्स को मार दिया, वहां के प्रिजनर्स को छुड़वा दिया. ये इसलिए किया था ताकि वहां से एमिशंस ढूंढ सके. कई सारे बिल्डिंग्स को ढूंढ रहे थे एमिशंस की तलाश. एमिशंस. तो ये कुछ घटना घटी थी एक पेरिस जो फ्रांस में है. लेकिन बात यह है कि आखिर ये जो एक घटना घटी, ये जब हिस्टोरियंस ने पता किया तो ये पाया कि इट वाज नॉट अ इवेंट विच टुक ऑन एन इमीडिएट इफेक्ट, बल्कि ये जो एक फैक्टर था ना, ये कई सारी घटनाओं से जुड़ा हुआ था. तो चलिए पहले यही देखते हैं कि क्या वजह बनी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, किस वजह से बेस्टाइल पे अटैक हुआ. पहले वो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं. जो सबसे पहला टॉपिक है आपके चैप्टर का, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. सबसे पहले मैं आपको सेंचुरीज की कैलकुलेशन बता देता हूं. वैसे आपको पता ही होगा 18th सेंचुरी जो दी होती है वो हमेशा समझ लीजिए कि 100 ईयर्स बैक की बात करिए. 1700 से 1799 तक 18th सेंचुरी है. जैसे इस समय 2001, 2002, 2020 तक आ चुके हैं, तो ये 21st सेंचुरी है हमारी. तो चलिए देखते क्या हुआ. ये वो दौर था जब यहां पर 1774 की घटना, क्योंकि अभी 1789 तक पहुंचना है हमें, तो चलिए थोड़ा पीछे शुरुआत करते हैं. सबसे पहले 1774 में यहां का राजा बना एक पर्सन जिसका नाम था लुईस 16. ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. बॉर्बन फैमिली वहां की रॉयल फैमिली है और इसीलिए ये वहां का राजा बना. और जब ये वहां का राजा बना तो 20 इयर्स का जब ये था तो इसने शादी कर ली थी. ही मैरी वर्ड याद रखना, मैरी शादी करी मैरी से. मैरी एंटोनिटी नाम था इसकी वाइफ का और वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी. इट इज नॉट एन ऑस्ट्रेलिया, इट इज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी. और जब ये वहां का राजा बना ना, तो जानते हैं राजा के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं. सबसे पहले कर्तव्य जो होते हैं वो जनता की तब देखभाल करना भी होता है, लेकिन कर्तव्य के साथ साथ उसे खर्चे भी बहुत होते हैं. शायद आपने रेड फोर्ट देखा होगा या आगरा फोर्ट देखा होगा कितना इमेंस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है.
जब वहां पर किंग रहते होंगे तो जरा आप एस्टिमेट करिए कितने सिपाही रहते होंगे। पहले बिजली फैसिलिटी तो थी नहीं, दिए जलते होंगे, मशाले जलती होंगी, कितने हाथी घोड़ों का खर्चा, इन लोगों को खाना खिलाना डेली, तो डेली बेसिस पे कितना खर्चा होता था। इसी तरीके से इसके भी महल थे। इसका जो इमेंस पैलेस था ना वर्सलीज का, उसका एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा बहुत खर्चा था। ये समझ लो कि बहुत ज्यादा खर्चा होता था उसका। वो खर्चा राजा ही तो करेगा भाई। इसके साथ साथ जब ये राजा बना ना तो उसने क्या देखा कि राजा का जो खजाना है ना वो बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब ये टेंशन में आ गया क्योंकि इतना खर्चा कहां से करेगा वो। राजा राजा है, निकलेगा हाथी पे तो हाथी पे निकलेगा, चाहे पैसा हो या ना हो। उसके बाद एक क्या वजह बनी थी पैसा क्यों खर्च हुआ, क्योंकि इसके जो पहले के किंग्स थे उन्होंने बहुत सारी लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी थी, बहुत सारी लंबी लंबी लड़ाइयां। और ये जो लड़ाइयां थी ना वो ज्यादातर लोन लेके लड़ी गई थी। लोन, सोचिए लोन लेके ये लोग लड़ाई लड़ते थे, जिस वजह से देश के ऊपर 1 बिलियन लाइवल्स का खर्चा हो गया था, कर्जा। अब ये लाइवर्स क्या था, ये लाइवर्स वो करेंसी थी जो उस समय फ्रांस में चलती थी, जो 1794 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब इतना खर्चा पहले से। उसके बाद लुइस 16 ने अमेरिका की मदद करी थी, क्योंकि अमेरिका का जो दुश्मन था इंग्लैंड, वो लुइस 16 का भी दुश्मन था। और उस समय इंग्लैंड जो था अमेरिका पे कंट्रोल बनाए बैठा था। तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आजाद करवाया था लुइस 16 ने। और ये भी उसने कर्जा लेके ही लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से देश पे 2 बिलियन लाइवर्स का कर्जा हो गया था। अब जो कर्जा देने वाले थे वो डिमांड कर रहे थे कि अब हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए, तभी आपको आगे और लोन मिलेगा। एक तो पहले से ही खजाना खाली, महल का इतना खर्चा, और ऊपर से अब इंटरेस्ट की बात और बढ़ना शुरू हो गई थी। राजा की टेंशन बढ़ गई। इसके साथ साथ राजा की यूनिवर्सिटीज चलती थी, यहां पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस चलते थे, वो सब के भी खर्चे बहुत थे। पैसा कहां से आए? तो राजा ने सोचा कि बस एक ही तरीका है, टैक्स बढ़ा दिया जाए। चलो टैक्स बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहां गलत बात थी। यहां एक वजह बनी टैक्स बढ़ाना। टैक्स बढ़ाने के पीछे राजा के पास वजह थी, भाई उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। लेकिन टैक्स बढ़ाने का तरीका गलत था। अब चलिए वही तरीका मैं आपको बताता हूं कि वो तरीका क्या था। तो सबसे पहले यहां पर आप समझ लीजिए कितनी कैटेगरी के लोग थे। यहां पे एस्टेट्स में डिवाइड थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। और तीनों एस्टेट के लोगों की जरा डिस्क्रिप्शन समझना। फर्स्ट एस्टेट में जो थे वो क्लर्की पीपुल्स आते थे, जो चर्च से रिलेटेड होते थे। सेकंड एस्टेट में नोबल फैमिलीज आती थी, सारी राजघरानों वाली। और जो बचे कुचे हैं वो थर्ड एस्टेट में आते थे, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो आपके बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। और आपको ये बात भी बता देता हूं कि यहां पर टैक्स केवल और केवल थर्ड एस्टेट के लोगों से लिया जाता था। और देश की 90% पॉपुलेशन जो थी ना वो पीजेंट के रूप में थी। और उन पीजेंट्स के पास बहुत ही कम जमीन थी। ये समझ लो देश की 60% ऑफ लैंड बिलोंग्स टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट, और बाकी की जमीन जो थी थर्ड एस्टेट के पास थी। तो जरा सोचिए, थर्ड एस्टेट में या पूरे देश में 90% फार्मर्स हैं, वो कहां से टैक्स देंगे ज्यादा? परेशानी यहां खत्म नहीं होती है। ये सारा जो सिस्टम था वो ओल्ड रीजिम के हिसाब से था। एक वर्ड मिलेगा आपको इसमें, ओल्ड रीजिम। इसके तहत पुरानी परंपराओं के हिसाब से सारे काम होते थे। राजा के पास पैसा नहीं था, उसने टैक्स बढ़ाने की सोची, लेकिन टैक्स केवल थर्ड एस्टेट देता था, और थर्ड एस्टेट में सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। परेशानी यही खत्म नहीं हुई, परेशानी और बढ़ेगी अभी आगे देखना। एक परेशानी ये बढ़ गई आगे कि सेकंड एस्टेट जो थे उनके पास एक अधिकार था, या समझ लो कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे। कुछ
विशेष अधिकार थे जो उन्हें जन्म से दिए जाते थे, जन्म सिद्ध अधिकार जिसे हम कहते हैं। ये पहला अधिकार ये था कि ये टैक्स नहीं देते थे। और सेकेंड एस्टेट के पास एक प्रिविलेज था कि वो फीडल ड्यूज लेंगे किसानों से। फीडल ड्यूज मतलब एक तरीके से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होता है जो देना पड़ता था किसानों को, इन सेकेंड एस्टेट के लोगों को एक फिक्स्ड कर रखा था पहले से, कितना आप दोगे ही दोगे इन्हें। ये था इनका प्रिविलेज। इसके साथ साथ इनके पास एक अधिकार और था, नोबल फैमिली वालों के पास एक अधिकार और था, ये इन किसानों से या इन पीपुल से बेगार करा सकते थे, या एक तरीके समझ लो काम करा सकते थे अपने घरों पर, अपने हाउस बनवाना मतलब महल बनवाना, रोड्स बनवाना, कैनल्स बनवाना, कोई भी काम करवा सकते थे, और चाहे इसके पैसे दें या ना दें, ये उनका हक था। मतलब ये उनके ऊपर था, है ना बुराइयां। इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा, और सुनना क्या हुआ, यहां पे क्लर्की भी पीछे नहीं हटता था, चर्च वाले उन्होंने भी डिमांड कर, वो भी तिथीज लेते थे। तिथीज एक तरीके से एग्रीकल्चर टैक्स होता था जो किसानों से लिया जाता था। टोटल एग्रीकल्चर का 10% टैक्स लेती थी चर्च। इतने पर भी पेट नहीं भरा। जो यहां का राजा था ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी लेता था। एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स भी लेता था। डायरेक्ट टैक्स जो सीधे राजा को आप कर के तौर पे देते थे, टैक्स के तौर पे, और इनडायरेक्ट टैक्स कई सारे खाने की चीजों पे लगाया जाता था। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि सॉल्ट पर, टोबैको पर, और भी कई सारी चीजों पर। परेशानियां गिनी आप लोगों ने, शायद उंगलियां कम पड़ जाएंगी, परेशानियां कम नहीं पड़ेंगी इनकी। टैक्स बढ़ा थर्ड स्टेट के सब लोगों पर, किसान सबसे ज्यादा थे, उनसे फीडल ड्यूज लिया जाता था, उनसे काम कराया जाता था फ्री में, उनसे तिथीज ली जाती थी, राजा टैक्स लेता था, उसे टैली कहते थे। इतनी परेशानियां, वो भी थर्ड स्टेट के लोगों के सामने। इतना ही नहीं, अभी और भी होगा अभी। फ्रांस की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही थी। ये समझ लो कि 1928 से लेकर 1928 तो अभी आएगा, 1715 से लेकर 1789 तक करीबन 23 से 28 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी थी। 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई इस छोटे से देश फ्रांस में। अब जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी फूड की, खाने की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई देश में, तो खाने की चीजों की कीमतें बढ़ गई, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यहां के लोगों की जो स्टेपल डाइट थी ना, स्टेपल जैसे हम रोटी सब्जी हमारी स्टेपल डाइट में आता है, तो इनकी स्टेपल डाइट होती है ब्रेड, उसकी कीमतें बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यहां पे कई सारे ऐसे वर्कर्स थे जो वर्कशॉप पे काम करते थे, लेकिन उनकी वेजेस ज्यादा नहीं बढ़ी थी। और कभी कभी अगर फसलें खराब हो जाती थी ना, हेल स्टॉर्म से या सीवियर विंटर से, तो देश में सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसी कंडीशन आ जाती थी। मतलब इनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन तब भी इनसे टैक्स लिया जाता था। सोचिए, इतनी परेशानियां अगर इंसान झेलेगा तो कहीं ना कहीं तो विद्रोह करेगा। दीज पीपल्स वर लाइक द बैलून्स, बैलून्स की तरह थे। अब मैंने एग्जांपल क्यों दिया बैलून्स का? बैलून को आप प्रेस करिए, एडजस्ट होगा, प्रेस करिए एडजस्ट होगा, प्रेस करिए एडजस्ट होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो ब्लास्ट होगा ना, तो आप भी उससे डर जाओगे। यही कुछ होने वाला है यहां पर। लेकिन अब तक मैंने आपको इनकी परेशानियां गिनाई, इन परेशानियों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज। A growing middle class envisages an end to privileges। मतलब एक ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है इसका सामना करेगी, किसका? प्रिविलेज खत्म करने का। चलिए देखते हैं क्या घटा। तो जैसे आप जानते हैं कि जब तक पेट भरा ना होना तब तक कुछ नहीं होता। अगर आपसे पढ़ाई करने के लिए भी कहेंगे तो आपसे वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या देखा गया यहां पर कि ग्रोइंग मिडिल क्लास जो थी अब कुछ करेगी। सबसे पहले थर्ड स्टेट में जो पुअर पीपल्स थे उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान वही थे। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट इट।
उन्होंने विद्रोह किया, बट दे लैक ऑफ प्रॉपर प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर प्रोग्राम्स नहीं थे, प्रोसीजर नहीं थे कि एक फुल स्केल मेजर चला सके, वो कि कंप्लीट मूवमेंट चला सके, अपनी विक्ट्री कर सके। इसीलिए और एक और वजह थी कि इनके पास पैसा नहीं था, जिस वजह से ये या तो काम कर लें या मूवमेंट कर लें। इसीलिए मूवमेंट की जिम्मेदारी थर्ड एस्टेट के उन लोगों के लिए छोड़ दी गई जो प्रॉस्पेरस थे, जो काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे यहां पर। और इसी वजह से 18वीं सेंचुरी एक ऐसा दौर था जब कई सारे मिडिल क्लास उभर के आई थी, नए नए सोशल ग्रुप्स निकल कर आए थे इस थर्ड एस्टेट में से। ऐसी कुछ सोशल ग्रुप्स के बारे में अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला सोशल ग्रुप वो था जो ओवरसीज ट्रेड करता था, दूसरे बाहर के देशों से व्यापार, सी के माध्यम से सामान को ले आने वाला। उन्होंने बहुत पैसा कमाया इससे, उन्होंने इनका साथ दिया। इसके साथ साथ वो पीपल जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो सिल्क और वुलन क्लोथ्स बनाते थे, जो यहाँ के रिच पीपल्स खरीदते थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एजुकेटेड मैन थे, लॉयर्स, इंजीनियर्स या फिर जो भी थे यहाँ पे एजुकेटेड पीपल्स, उन्होंने भी इस मूवमेंट का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनका मानना था कि जन्मसिद्ध अधिकार, प्रिविलेज बाय बर्थ, किसी को नहीं मिलना चाहिए। किसी भी इंसान की सोशल स्टैंडिंग जो है वो उसकी मेरिट पे आधार होनी चाहिए, कि वो कितना काबिल है, उस पे आधारित होनी चाहिए। ये नहीं कि राजा का बेटा है तो इसलिए वो राजा बनेगा कि वो राजा का बेटा है, नहीं, वो इस लायक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इनके इस मूवमेंट को और भड़का दिया फिलासफर्स ने। कुछ फिलासफर्स आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि जॉन लॉकी। जॉन लॉकी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू टीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू टीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने, जॉन लॉकी ने साउट टू रिफ्यूट टू थिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने इसमें दो बातों को झूठा साबित किया था, रिफ्यूट किया था, झूठा साबित। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, मतलब ईश्वरी कोई सिद्धांत नहीं होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब क्या होता है? ईश्वरी सिद्धांत, कि ईश्वर का सिद्धांत है कि उसका बेटा ये करेगा, वो ये करेगा, वही ये बनेगा। एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, और राजा के सारे अधिकार नहीं होते हैं, वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता है। इसी के तहत एक पर्सन और थे, जॉन मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, और जॉन मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। लेकिन उस बुक को बताने से पहले मैं एक दूसरी बुक के बारे में बताता हूं आपको, जो जीन जैक्स राउजी ने लिखी थी। जीन जैक्स राउजी, एक बुक थी सोशल कॉन्टैक्ट। इस बुक के हिसाब से उन्होंने बताया था कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमें वहां पे जाके दिखाएगा कि हम जनता की तरफ से आए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जनता का ही होना चाहिए, और उसका और जनता का एक रिलेशन होना चाहिए। मतलब जनता उससे आराम से जाके बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम उसे बता सके। ऐसे थर्ड पर्सन थे, अभी मैंने आपको बताया था मॉन्टेस्क्यू के बारे में। और इन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, और इस बुक में उन्होंने बताया था कि पावर कभी भी एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, जैसे हमारे इंडिया और आजकल कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्री में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव एक तरीके से पार्लियामेंट समझ लीजिए आप, एग्जीक्यूटिव हमारे जो लीडर्स होते हैं, और जुडिशरी न्यायालय। पावर कभी एक के हाथ में नहीं होती हमारे देश में, ये बटी हुई है। और इससे क्या होता है, कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता, सब जनता के हिसाब से काम करेंगे। और जिस देश अमेरिका को इस फ्रांस ने आजाद कराया था ना, उसने भी इसी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था वहां पर, लेकिन फ्रांस ने ऐसी गवर्नमेंट को नहीं अपनाया। तो एक तरीके से आग लगाने वाली बात हो गई है। तो ये एक तरफ तो देश में जनता वैसी परेशान थी, अब मिडिल क्लास के रिच पीपल्स ने भी साथ देना शुरू कर दिया, और फिलासफर्स ने भी इनको और भड़काना शुरू कर दिया। तो जहां भी ये मिलते थे, चाहे वो सैलून्स हो, चाहे वो कॉफी हाउसेस हो, या कहीं भी हो, या कहीं भी ग्रुप मिलता था, जो लोग एजुकेटेड है उन्हें बोल के बुक्स पढ़ाई जाती थी, सुनाई जाती थी, ताकि वो समझ सकें। और इस तरीके से देश में शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे करके रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन, क्या इन सब के बाद क्या जनता में बदलाव आएगा? क्या रिवॉल्यूशन यहीं से शुरू होगा?
इस बात को जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, क्लास 9 जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे रेगुलर ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।